हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक से एमसीक्यूज कवर कर रहे थे। तो इस सीरीज़ में हमारा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए, जितने क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे से अब शुरुआत करते हैं। लोकसभा निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के पारित होने पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है? ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव, धन विधेयक को खारिज करना या कटौती प्रस्ताव। तो इसका उत्तर होगा डी, नहीं सी होगा, यानी कि तीनों। अगर निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर जो रूलिंग पार्टी है वो धन विधेयक प्रस्तुत करती है और वो पारित नहीं हो पाता है, तब भी जो अपोजिशन है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इसके अलावा कटौती प्रस्ताव, ये जो अपोजिशन होती है वो लेकर के आती है और अगर इसे पारित कराने में सफल रहती है तब भी वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव ये बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। निंदा प्रस्ताव जो होता है वो एक मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है और इसमें कारण बताना अनिवार्य होता है। वहीं जो अविश्वास प्रस्ताव है वो संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है और इसमें कारण बताना अनिवार्य नहीं होता है। निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। वहीं अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट होता है और उन्हें साबित करना पड़ता है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है संसद के निर्वाचित और नामित सदस्य। तो ये ऑप्शन सही है, पहला ये ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और जो नामित होते हैं वो सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। वहीं जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी, इन दोनों जो ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें जो राज्य विधानसभा है, इनमें जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, ये मिलकर के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। जबकि जो उपराष्ट्रपति है तो उसमें निर्वाचित और नामित सदस्य केवल संसद के, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रपति का जब महाभियोग होता है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? तो उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य जो कि निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में वो भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में चुनाव के विवादों का निपटारा करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? सुप्रीम कोर्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त, संसद की विशेष समिति या प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस विषय में अंतिम निर्णय लेता है। अगर कोई विवाद आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, उनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसमें अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है और सिर्फ वही निर्णय लेता है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ राज्य दिए गए हैं और उनके सामने कुछ आर्टिकल दिए गए हैं जिसमें उन राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है, तो इनका मिलान करना है। देखते हैं। नागालैंड, तो नागालैंड 371 ए में दिया गया है तो पहले को डी से मिला दीजिए। दूसरा है असम, वो गलत लिख गया, इसको आप आसम लिख गया है तो ये सही कर लीजिएगा, असम होगा। असम दिया गया है 371 बी में, यानी कि दूसरे का ए हो जाएगा। सिक्किम से संबंधित प्रावधान एफ में दिए गए हैं और मणिपुर से सी में दिए गए हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए, पहले का डी, यानी कि एक ही ऑप्शन में पहले का डी है तो पहला ही ऑप्शन अगर आपको पता है तो आंसर आप कर सकते हैं। ये कुछ इसमें गलत दिख गया है, ये जो चौथा है मणिपुर, ये बी होगा, चौथे वाले में ये बी होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में ये कथन दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के भीतर दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। हाँ, जिस दिन इसकी घोषणा होती है राष्ट्रपति के द्वारा उसके 1 महीने के अंदर दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला इसमें कथन है, आपातकाल 6 महीने जारी रख सकते हैं और अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल को जितनी बार भी बढ़ाना है
बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 6 महीने के लिए। तो जब तक जो भी समस्या है वो ख़त्म नहीं हो जा सकती, या जो भी हालात बने हुए हो नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, तब तक राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। इसे निरस्त करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति बस एक, क्या बोलते हैं उसको, एक जारी कर देता है निर्णय अपना, और जो आपातकाल है वो हट जाता है। इसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्य जल विवादों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अंतरराज्यीय जल विवाद, इससे 262 संबंधित है, जबकि जो 263 है वो संबंधित है अंतरराज्यीय परिषदों से, और जो 261 है वो जो न्यायिक अभिलेख और न्यायिक कार्य हैं उनके विषय में कहा गया कि सभी राज्यों में उनको पूरी मान्यता मिलेगी, इससे रिलेटेड है। और 264 ये संघ और राज्यों के मध्य जो वित्त का वितरण होता है उससे रिलेटेड है, और जो वित्त आयोग बनता है वो कैसे कार्य करेगा उससे कुछ रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं, कैसे वो वितरण करेगा। मेनली ये संघ और राज्यों के मध्य जो वित्त का वितरण होता है उससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अंतरराज्य जल विवादों से 262 अनुच्छेद संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आयोगों में से किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1983 में आयोग बना था सरकारिया आयोग। इसकी सिफारिश के आधार पर जो आर्टिकल 263 दिया गया है तो उसके अंतर्गत अंतरराज्यीय आयोग की स्थापना की गई थी। और पुंछी आयोग ये भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ये 1983 में ये बनाया गया था सरकारिया आयोग, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 87 में। तो याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति ये केंद्र और पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो अभी तक 7 दल थे, और हाल ही में एनपीपी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की पहली ऐसी पार्टी जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। ये नागालैंड की एक पार्टी है, वैसे तो ये राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन और मेनली ये नागालैंड की है। तो अब 8 हो गए हैं। कमेंट करके आप बताइए कि और कौन से 7 दल हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद के बारे में ये कथन दिए गए हैं 3, बताना है। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित संवैधानिक निकाय हैं। तो इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित, तो ये तो पार्ट सही है इसका। संवैधानिक निकाय, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। आधा पार्ट सही आधा पार्ट गलत है, तो इसलिए इसको हम गलत ही मानेंगे। तो पहला गलत हो जाएगा। भारत में 4 क्षेत्रीय परिषद हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। गृह मंत्री परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, ये ऑप्शन सही है। गृह मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो जोनल काउंसिल होती है, जो क्षेत्रीय परिषद होती है, उसमें जो भी राज्य आते हैं उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो रोटेशन के आधार पर उपाध्यक्ष बनते हैं, यानी कि एक साल एक बनेगा, अगले साल दूसरा बनेगा, ऐसे रोटेट करके बनते हैं। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 360 ये आपको पता होना चाहिए। 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 365 भी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो इसमें बताइएगा 356 और 365 में डिफरेंस क्या है? इसमें एक में है कि अगर राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है, उसमें राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। और दूसरा है कि अगर केंद्र राज्य को कुछ आदेश देता है और वो उसे पूरा करने में असफल रहता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। तो ये शायद 365 में है और पहला वाला 356 में है।
या आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये भी राष्ट्रीय आपातकाल से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायिका का अंग नहीं है? राज्य की विधायिका का पूछा गया है, केंद्र की विधायिका का नहीं। तो राज्य की विधायिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये आते हैं। और भारत का जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, आर्टिकल 76 में जिसके बारे में प्रोविजन किया गया है, वो केंद्र की विधायिका का अंग है। ये केंद्र की एग्जीक्यूटिव का अंग है, यानी कि कार्यपालिका का, ना कि विधायिका का। विधायिका लेजिस्लेचर होता है। तो ये सही कर लीजिएगा आप। अंतरराज्य परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो जोनल काउंसिल होती है उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करता है, जबकि जो अंतरराज्य परिषद होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से निकायों का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसका होता ही है। नीति आयोग ये भी आपको पता है होता है। तो अगर पहला और दूसरा सही है तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तीसरा नहीं होगा। अंतरराज्यीय परिषद हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया है, इसका भी प्रधानमंत्री ही होता है। तो अगर हमें 3 पता है तो अपने आप ही हो जाएगा, यानी कि चौथे का भी होगा। तो ये चारों जो आयोग निकाय दिए गए हैं, इन चारों निकायों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है? पहले क्या था कि लोकसभा में मंत्रियों की कितनी अधिकतम संख्या होगी ये निर्धारित नहीं था। तो बहुत सारे दल आपस में जब कोलिशन करते थे, गठबंधन बनाते थे, तो उनमें ये होता था कि हमें मंत्री बनाओगे, हमारे पार्टी के मंत्री होंगे तभी हम करेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, और तब मंत्रिपरिषद जो होती थी बहुत लंबी हो जाती थी, तो उससे जो कार्य है बहुत तेज़ी से नहीं हो पाते, बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। तो आगे चल के फिर एक संविधान संशोधन लाया गया 2003 में। 2003 में ये था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके द्वारा व्यवस्था की गई कि जो मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 15% होगी लोकसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं, और दिल्ली के लिए अभी 10% ही है। दिल्ली में 70 सीटें हैं और वहाँ पर जो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं वो 7 हो सकते हैं। तो वहाँ दिल्ली के लिए भी ये व्यवस्था 10% ही है, बाकी सबके लिए 15% है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन नहीं है। तो पहला ये गलत है। जब संविधान बना था तब नहीं था, लेकिन बाद में 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, उसके द्वारा 1978, तो उसके द्वारा आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेगा। तो इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि मंत्रिमंडल क्या होता है, इससे रिलेटेड और प्रोविजन नहीं दिए गए, लेकिन एक आर्टिकल में ये शब्द आया हुआ है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, मंत्रिमंडलीय समितियां गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में आप कंफ्यूज मत होइएगा। असंवैधानिक और गैर संवैधानिक की जगह पर आप असंवैधानिक शब्द भी प्रयोग मत करिएगा कहीं पर भी अगर लिखना हो, क्योंकि गैर संवैधानिक का अर्थ ये होता है कि संविधान में इनके विषय में चर्चा नहीं की गई है, और असंवैधानिक का मतलब ये होता है कि संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता, इस चीज के बारे में प्रावधान जो है वो नकारात्मक है, यानी कि संविधान अलाउ नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा केवल 2, क्योंकि मंत्रिमंडलीय समितियां जो कैबिनेट कमिटीज हैं वो संविधान में इनकी चर्चा नहीं की गई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है? तो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसकी अध्यक्षता की जाती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रोजाना कोई ना कोई आर्टिकल होता ही है जिसमें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का नाम आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं।
और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। और सुपर कैबिनेट जो ये पॉलिटिकल वाली है, इसको सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। तो अगर कभी पूछा जाता है कि सुपर सुपर कैबिनेट किसे बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा। पहली दो समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तीसरे वाली की होम मिनिस्टर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री के संदर्भ में दो कथन दिए गए और बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, मुख्यमंत्री निर्वाचित होकर के आता है। तो जब तक उसे पार्टी का अपनी सपोर्ट रहेगा, सदस्य सपोर्ट करेंगे, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। अगला है, दूसरा इसमें कथन दिया गया, मुख्यमंत्री 6 महीने के भीतर सीएम बनने के बाद अपना बहुमत साबित कर सकता है। तो जो बहुमत होता है, जिसमें फ्लोर टेस्ट भी उसको बहुत प्रचलित भाषा में बोलते हैं, तो बहुमत साबित करने के लिए 6 महीने की समय सीमा नहीं है। बहुमत साबित करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया है कि निश्चित, मतलब एक रीजनेबल टाइम में वो साबित करेगा। तो इस रीजनेबल टाइम को डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्नाटक में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। जो रूलिंग पार्टी सेंटर में है, यानी कि बीजेपी, और दूसरी वहाँ पर जो अपोजिशन में है, अपोजिशन में नहीं बल्कि वहाँ पर कांग्रेस जो गठबंधन के साथ लड़ी थी, उसको गठबंधन के साथ मेजॉरिटी में, वो भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, और कांग्रेस बीजेपी की भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। तो उस स्थिति में जो वहाँ के राज्यपाल थे, उन्होंने बीजेपी जो वहाँ से लड़ी थी उसको बुलाया था, लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उसके लिए समय सीमा निर्धारित की थी कि आप 1 महीने के अंदर फ्लोर टेस्ट, या 15 दिन कुछ टाइम दिया गया था, आप फ्लोर टेस्ट कराइए। तो इसमें जो समय सीमा है वो निर्धारित नहीं, 6 महीने जो समय सीमा दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है लेकिन वो राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने का समय दिया जाता है कि इस समय सीमा के भीतर वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य बन जाए, अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, चुनावी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, और इसके अलावा एक वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में भी एक समिति गठित की गई थी। तो ये सारी समितियां चुनाव में सुधार से संबंधित हैं। और तारकुंडे समिति की जो गठित की गई थी 74 में की गई थी, दिनेश गोस्वामी 1990 में की गई थी, चुनाव सुधार से ही रिलेटेड है। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक की गई थी, वो 2007 में की गई थी। ये उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपको पता होगा, और ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी इन्होंने कुछ समय संभाली है, लेकिन मुझे समय याद नहीं है, 8 या 7 में, इसी टाइम पर। अगला है, वीवीपैट को सबसे पहले निम्न में से किसने प्रयोग किया था, किस राज्य ने? तो वीवीपैट का सबसे पहले प्रयोग नागालैंड में किया गया था। उसके बाद प्रचलित तौर पर 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें काफ़ी जगहों पर किया गया था, लेकिन सबसे पहले 2013 में नागालैंड में एक जो असेंबली या विधानसभा क्षेत्र था, नक्सेन विधानसभा क्षेत्र, वहां पे किया गया था 2013 में सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दल बदल के अंतर्गत सदस्यों की अयोग्यता केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लेकिन राज्यसभा में जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा वो करेगा। तो पहला गलत हो जाएगा। जहां पर भी ये एक्सट्रीम वर्ड आया करें केवल, तो इस चीज को ध्यान दिया करिए। ज्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत ही होते हैं। यूपीएससी में तो मेनली देखा गया है कि जहां पर केवल शब्द आता है तो अधिकतर देखा गया है कि क्वेश्चन गलत होती है। ये 100% सत्य नहीं है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है। दूसरा है, एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल के मामले में न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं है। तो ये भी गलत है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तीसरा है कि सदन का पीठासीन अधिकारी केवल शिकायत प्राप्त करने के बाद ही दल बदल संबंधी कार्यवाही कर सकता है।
तो मैंने क्या बताया था कि केवल 100% ये गलत नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर केवल भी आया है और ये सेंटेंस, ये जो कथन है ये सही भी है। तो ज़्यादातर लेकिन ऐसा होता है कि गलत होता है। अगर आपको तुक्का मारना है तो केवल वाले के साथ ना मारिएगा, उसको गलत ही मान के चलिएगा। ये 90% तक ये देखा गया, खास करके यूपीएससी में। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा किस संविधान से ली गई है, यानी कि हमारा जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जापान से हमने क्या लिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं। और फ्रांस से फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और क्या था, 3 शब्द थे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एक शब्द और है, 3 शब्द लिए गए फ्रांस से। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा सबसे पहले अपनाया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नौगांव जिले के एक गांव में इसको अपनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत रिपीट होता है। निम्नलिखित समितियों में से कौन पंचायती राज से संबंधित है। एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सारी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का हिस्सा है। तो एटीएम स्क्वायर, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो एम से मणिपुर भी होता है, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते याद हो गया है कि मणिपुर इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसके लिए एक शॉर्ट बना लिया है मैंने, एटीएम स्क्वायर। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम, एम 2 हैं। मणिपुर इसमें सम्मिलित नहीं, वो भी एम से आता है, उतना आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो 324 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और इसके 3 सदस्य होते हैं, यानी कि 2+1 की ये बॉडी है। 2 सदस्य होंगे और एक हेड होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 चुनाव आयुक्त होंगे। सभी की शक्तियां लगभग बराबर ही होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग की भूमिका है। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया है कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, इसमें होना चाहिए कि निम्नलिखित में से क्या चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। प्रशासनिक भूमिका है, वो चुनाव संपन्न कराता है, उनसे संबंधित जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो सब करता है। अर्धन्यायिक, ये भी भूमिका है, वो बहुत सारे जो भी नेशनल पार्टी उनको दर्जा देता है, कुछ विवाद होता है वो निपटाता है। सलाहकारी, राष्ट्रपति को सलाह भी देता है, अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। तो ये हो जाएंगे, यानी कि ये तीनों भूमिकाएं हैं चुनाव आयोग की। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, बहुत रिपीटेड। अनुच्छेद 280 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रति 5 वर्ष पे राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए चुनाव कराता है। तो इसमें यह पूछा गया है कि जो केंद्र वाला होता है वो किसके किसके लिए चुनाव कराता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसके लिए कराता है, संसद और राज्य विधायिका इसके लिए भी कराता है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ए और बी। बाकी जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं या पंचायतों के चुनाव होते हैं, वो राज्य चुनाव आयोग वो चुनाव संपन्न कराता है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है और
दूसरा है कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है और राष्ट्रपति चुनाव इसका कार्यकाल निर्धारित करता है। तो पहला और दूसरा ये दोनों इसके लिए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीएससी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यूपीएससी से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 315 में दिए गए हैं, इसके गठन से संबंधित, और बाकी से जो संबंधित प्रावधान है वो 315 से लेकर के 323 तक दिए गए हैं। और भाग जो है संविधान के भाग 14 में इससे संबंधित प्रावधान, ये भी याद रखिएगा क्योंकि भाग भी कभी कभी पूछते हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या इंपॉर्टेंट भाग हैं उसके बारे में पूछा जाता है। और यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो उनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा होता है वो होता है। अगला है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य किसको पत्र लिखकर त्याग पत्र दे सकते हैं? तो जो नियुक्ति करता है, कॉमन सेंस है, उसी को लिख करके वो त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, ये कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और सामने उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो मिलान करना है। अनुच्छेद 32, तो इसमें दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो रिट का अधिकार है वो इसमें दिया गया है, यानी कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को जो पावर्स दी गई हैं वो इसमें आते हैं, यानी कि पहले का सी हो जाएगा। 226, इसमें रिट अधिकार दिया गया है उच्च न्यायालय को। 143, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय की। और 136 में कौन से ऐसे प्रावधान हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का सी, यानी कि पहला भी अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑप्शन जो होते हैं वो मैच कर रहे होते हैं, उसके बाद दो वाले में कंफ्यूजन होता है, वो वाले थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं। और अगर पहले में हो, किसी एक में हो जा रहा है तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है वो। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में माना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? तो केशवानंद भारती वाद में ये माना था। इससे पहले ये था कि जो अनुसूची 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल कर दिए जाते थे तो उनका पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता था। तो बाद में ये अब ये है कि किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। पहले तो एकदम नहीं था, लेकिन अब किया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा टफ प्रोसेस है, लेकिन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती वाद जो आया था 73 में, उसमें ये प्रावधान दिया गया था और जो मूल ढांचे की संकल्पना है वो भी इसी में आई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका उच्च न्यायालय है। चंडीगढ़, ये जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत ये आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल का जो उच्च न्यायालय है उसकी अधिकारिता में आता है। दमन और दीव, ये जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट, उसके न्यायाधिकार में आता है, न्याय क्षेत्र में आता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय किस किस से परामर्श लेता है? तो राष्ट्रपति जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो जिस न्यायालय में नियुक्ति करनी है उस न्यायालय के, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा और देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन तीनों लोगों से परामर्श लेकर के नियुक्ति करता है। और अगर किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दो लोगों से परामर्श करके वो नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, ये कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें बताना है कि मिजोरम को जो स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो डी और ई, ये दोनों अनुच्छेद आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश को जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो इसमें दिए गए हैं। और एफ, ये हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि ये सिक्किम से संबंधित है। तो बचा डी, ये आपका 371 जी, इसमें मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें राष्ट्रपति की जो वीटो संबंधित शक्तियां हैं वो इसमें दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के लिए 370 है, जो कि बहुत सारे प्रावधान खत्म कर दिए, पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं हुआ है लेकिन बहुत सारे प्रावधान खत्म कर दिए। इसके अंतर्गत जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो खत्म कर दिया गया है। अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, ये 123 में आता है, अनुच्छेद 123 में आता है। तो इसका उत्तर पहला होगा। 111 में वीटो पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट की। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के पश्चात कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने अनिवार्य है। नॉर्मली क्या होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं, लेकिन मान लीजिए चुनाव, उसका कार्यकाल समाप्त होने के बजाय बीच में राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है या किसी वजह से पद त्यागना पड़ता है या असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति एज ए प्रेसिडेंट कार्य करेगा, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक वो कर सकता है। इस बीच में चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं? तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की शक्तियां हैं, जबकि 161 में राज्यपाल के लिए क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि सशरीर प्रस्तुत कीजिए? तो ये रिट वाले पोर्शन से क्वेश्चन है और हैबियस कॉर्पस में ये कहा गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं, कि सशरीर प्रस्तुत करो, हैबियस कॉर्पस का अर्थ यही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर ही लाया जा सकता है? तो धन विधेयक और अनुदान की मांग, ये दोनों विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर ही लाए जा सकते हैं, प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विधानसभा द्वारा कितने सदस्य विधान परिषद के लिए चुने जाते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि जो राज्य में जो विधानसभा होती है वो स्थायी निकाय है, मतलब ये कभी ये भंग नहीं होती और हर 2 साल पर इसके 1/3 मेंबर चुने जाते हैं। तो इसमें प्रोविज़न किया गया है कि कैसे कैसे सारे सदस्यों को चुना जाएगा। जैसे कि 1/3 सदस्य जो हैं वो जो विधायक हैं यानी कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चुनाव करते हैं। 1/12 सदस्य उस राज्य में रह रहे 3 वर्ष से अधिक के जो स्नातक हैं वो चुनते हैं और 1/12 सदस्य जो हैं वो उस राज्य में अध्यापन कार्य कर रहे अध्यापक चुनते हैं। माध्यमिक स्कूलों से नीचे नहीं होना चाहिए उन अध्यापकों को। इसके अलावा बाकी जो सदस्य बचेंगे उनका नामांकन किया जाता है राज्यपाल विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से उन्हें नॉमिनेट करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ एक पॉइंट और रह गया। विधायक इसके अलावा 1/3 करते हैं जो स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, ये हो गए। तो 1/3 हो गए विधायकों वाले, 1/3 हो गए ये स्थानीय निकाय करते हैं, यानी कि 2/3 हो गए और बचे 1/3। इसमें 1/12 सदस्य टीचर्स ने चुन लिए, 1/12 सदस्य चुन लिए स्टूडेंट्स ने, तो कितना हो गया 1/6, ये कंप्लीट हो गया। तो 1/6 जो बचे वो नॉमिनेट किए जाते हैं, तो ये 1/3 हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्पीकर की अनुपस्थिति में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है? तो अगर संयुक्त सत्र बुलाया गया है और स्पीकर नहीं है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्षता करेगा, और अगर वो भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना। राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा ऐसी स्थिति में। यानी कि संयुक्त सत्र अगर बुलाया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष, अगर वो नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है हम आदेश देते हैं? ये भी रिट वाले से प्रश्न है। परमादेश,
अधिकार परीक्षा में होता है कि किस अधिकार से बंदे प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रस्तुत किया जाए ऐसा शरीर। और उत्प्रेषण में आप बताइए कमेंट करके। क्यू वारंटों में पूछा जाता है किस अधिकार से, उत्प्रेषण में ये अपने पास मंगा लिया जाता है, आदेश दिया जाता है। रिट हम फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में, इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये भी पॉलिटी का। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत के संघीय ढांचे को निम्नलिखित में से कहां से आगे बढ़ाया गया है? वैसे तो जो हमारा संघीय ढांचा है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, कि कैनेडियन जो संघीय ढांचा है उससे प्रेरित है। लेकिन इससे पहले कहां पर आया था, जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में बात की गई थी एक संघ बनाया जाएगा, फेडरल बनाया जाएगा। हालांकि वो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया, लेकिन ये चीज़ वहाँ से भी प्रेरित है, वहाँ से ये आगे बढ़ाया गया है और वर्तमान संघ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, एक साधारण बिल को लेकर संसद के सदनों के बीच असहमति की मामले में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बिल को अस्वीकार कर सकता है, बिल अपने आप खत्म हो जाएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकता है, सदनों को पुनर्विचार के लिए निर्देश दे सकता है। तो एक साधारण बिल के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 108 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा भी जाता है कि 108 किससे संबंधित है, 110, 111 ये पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, 110 धन विधेयक से संबंधित है, 111 वीटो से, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है, वो स्थानांतरण करता है। अंतिम प्रश्न है आज का, सत्र की बैठक हेतु अगली तिथि निर्धारित किए बिना सत्र की समाप्ति के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर सत्र की अगली बैठक की तिथि निर्धारित नहीं की गई है, सत्र को समाप्त कर दिया गया है, तो इसे कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन, यानी कि निश्चित नहीं है कब तक के लिए स्थगन किया गया है। और सत्रावसान सत्र की समाप्ति को इंगित करता है, उसको दिखाता है। विघटन क्या होता है? जब जो लोकसभा का विघटन होता है, तो जब लोकसभा समाप्त हो जाती, भंग हो जाती, तो वो विघटन होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, इससे आगे डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कुछ सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो भी हम ये डिस्कशन करते हैं, इससे संबंधित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।